बता रही थी हमारा नंबर है 03330194 726 जिस पर आप हमसे सवालात पूछते हैं। जैसे ही ज्वाइन करते हैं ये लोग मुझे तो बस फिर मैं आप लोगों के जो पूछे गए सवालात हैं वो मैं इन डॉक्टर तायरा के सामने रखूँगी। डॉक्टर तायरा को आप जानते हैं, हमारी उनसे हर जुमे को मुलाकात होती है 3 बजे। वो हमारे लिए 1 घंटा स्पेशली निकालती हैं और मकसद अक्स का और डॉक्टर तायरा का यही है कि ये जो जितने भी पूछे गए सवालात हैं, जो ख़वातीन की ज़िंदगियों से, हेल्थ से जुड़े मसाइल हैं और माशरे से जुड़े मसाइल हैं, उनको जो है हम वन वे और दी अदर हल करने की कोशिश करें, उस पर बात करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो, तोबा 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 भाई, ये जो है ना टेक्नोलॉजी, ये ना आपकी ना सांसें खराब कर देती है, सांसें ऊपर नीचे खुदा गजब, खुदा का क्या हाल है? क्या करूं, क्या करूं, हाथ पांव चारों तरफ मार रही हूँ, कितने जावा। अच्छा, मैं आई स्वेयर टू गॉड आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड। मुझे नहीं समझ आती मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है जो मैं ऐड करती हूँ, मैं खुद किसी को नहीं भेज रही होती। हाँ तो कुछ लाइक अली से को कुछ और हल निकाले। तस्लीम किधर है अब, वो किधर है? तस्नीम किधर है यार? तस्नीम ने हमें इतना पहले ज्वाइन कर लिया, अचानक से कॉल आ गई और फेसबुक लाइव जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। इसकी आपको तो कॉल अब आई या तस्लीम को कॉल आई? नहीं, मुझे किसी की कॉल आई, तो वो उस वजह से डिस्कनेक्ट हो गई। आप शेयर कर सकती हैं तस्नीम के साथ लिंक, जैसे आप अपने नहीं, क्योंकि फेसबुक पे मैं कर। तो अक्स पे देख के मैं तो ये कह रही होती हूँ कि ऐड करो और मैं आपको फेसबुक रिक्वेस्ट भेज रही होती हूँ, ठीक है? हाँ, तो अब मुझे नहीं पता कि उनको कैसे, प्लीज सीख लो। अली से कहो कि ये हमारी मुश्किल हल कर दे। 3 औरतें 3 कहानियां, बहुत मुश्किल है उनको भाई। ये 3 कहानियों में जो है ना वो अली अली जो है वो फंस के अली रहे। को कहो कि 3 बुढ़िया बैठिया ने, प्लीज ना बुढ़िया तो कुछ कर दो, ठीक है? बस कर जाए, खुदा का वास्ता है। हाँ तो बुढ़ी नहीं हुई, ये अभी देखो सफेद बाल, ये देखो सफेद बाल हैं। अब इन सफेद बालों का वास्ता। सफेद 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 बालों से कुछ भी नहीं होता, जिसे कहते हैं ना जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, बस ये हाँ एक तो लाल रंग इसीलिए पहन के बैठी हुई हूँ भाई, और किस लिए बैठी हुई हूँ लाल रंग पहन के हैं। देखो तो अच्छा सही लग रहा बहुत। मेरा लाल जोड़ा। अच्छा, तस्नीम जो है वो इस वक्त ऑफलाइन है, अली जो है वो ट्राई कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने की, लेकिन ये है कि सवालात ऑब्वियसली इस प्रोग्राम का जो है वो हाफ चंक जो है वो उसके अंदर जाता है, तो आपके सवालात बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हमारा नंबर है 03330194 726। डॉक्टर तायरा, आपके साथ भी मैंने ये नंबर शेयर किया था, जी आप लेकिन ये ऐसा करें कि मेरी वॉल पे लिख दें, क्योंकि मेरी वॉल पे लोगों बहुत बहुत पूछते हैं कि ये जो है ये नंबर कौन सा है जिसपे। अच्छा, मैं इससे पहले कि तस्लीम आए मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, जी प्लीज। क्योंकि ये लोगों की बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और इसमें भी पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल लिखा था, तो बहुत लोगों ने, कुछ ने समझा है, कुछ ने आधा समझा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब बाकी की बात भी समझा दूं कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो डॉक्टर या गायनाकोलॉजिस्ट या नर्स या तस्नीम कह रही हैं कि ऐड करें आप उनको, उनकी जो भी है तस्नीम प्लीज आप रिक्वेस्ट भेजें। आपकी आवाज बंद हो गई है शाइस्ता। तस्नीम अगर मुझे रिक्वेस्ट करते मैं उन्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ, आप कैरी ऑन बिल्कुल। करें प्लीज। तो जब हामला औरत डॉक्टर के पास जाती है, नर्स के पास जाती है, एलएचपी के पास जाती है, गायना, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि लोग मुझसे पूछना चाहते हैं वो है कि बच्चे के गिर्द पानी कम है तो ड्रिप लगवाएं।
ओ माय गॉड, मैं जब ये सुनती हूँ तो मैं पहले तो खूब हंसती हूँ कि ड्रिप का बच्चे के गिर्द पानी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज सुन के इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दो तरह की ड्रिप्स हैं पाकिस्तान में, जिसे बच्चे के गिर्द पानी पूरा करने वाली ड्रिप्स कह के पैसे कमाए जाते हैं या उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फायदा पहुंचाया जाता है। एक है पेनामिन जी और दूसरी है अमाइनोवेल। अमाइनोवेल को अमाइनो एसिड्स कहा जाता है और पेनामिन जी भी कोई इसी से मिलती जुलती चीज है। मसला ये है कि बच्चे के गिर्द पानी की जिम्मेदारी प्लेसेंटा की है। प्लेसेंटा जिसे आप उर्दू में आवल कहते हैं, जिसका माँ से ताल्लुक है। तो आप जितने मर्जी पेनामिन जी लगवाते रहें या माइनोवेल लगवाते रहें, अगर आपका प्लेसेंटा ठीक नहीं है या राजी नहीं है, खुश नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो बच्चे के गिर्द पानी जो है वो हाँ जी कम रहेगा। आ गई, शुक्र है। मैं पहले so भी आ गई थी, sorry, पर मैं सुन रही थी और शायस्ता गुंग उनकी आवाज से तस्वीर चिपकी हुई। भाई शाइस्ता को ना अली से कह के थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की तरबियत दिलवाएं ताकि हम दो बूढ़ियों का मसला हल हो। बिल्कुल ठीक है, हम तो आते हैं यहाँ सिर्फ बक बक करने, तो हमें सिर्फ बक बक करने दी जाए और शाइस्ता प्लीज हमें बक बक करने में फैसिलिटेट किया जाए, हमारे वक्त का ख्याल किया जाए। बिल्कुल। तो तस्लीम, मैं जो बात कर रही थी वो मैं बिल्कुल मैं सुन रही थी आपकी बात। तो मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं जी, अल्ट्रासाउंड कराया, बच्चे का पानी कम था, डॉक्टर ने कहा ये वाली ड्रिप लगवा लो, फिर 3 महीने तक 40 ड्रिप्स लग गई, बच्चे का पानी फिर भी पूरा ना हुआ, और उसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम लिखते हैं। तो मैं डॉक्टर्स के मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बच्चे के गिर्द पानी का हरगिज भी ड्रिप से कोई ताल्लुक नहीं है। स्कैन जो आप हर दफा में कराते हैं, मुझे वो भी समझ नहीं आती, क्योंकि रियलिटी स्पीकिंग प्रेगनेंसी में 3 स्कैन चाहिए होते हैं। एक स्कैन होता है जो 8 से 10 हफ्ते पे होता है, 6 से 8 हफ्ते पे। मैंने पहले भी कहा था कि लोगों को अब चाहिए कि वो सीख लें कि प्रेगनेंसी 9 महीने की कहने की बजाय 40 हफ्ते का नाम लिया करें, क्योंकि हमारी डॉक्टरी में हर चीज हफ्तों के हिसाब से होती है। तो अगर आप भी हफ्ते सीख लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी हर चीज याद रखने में, बजाय ये कि छठा चढ़ा हुआ है, 7वां चढ़ा हुआ है। ये पुराने जमाने की बातें हैं। अभी आप याद रख लें कि हर हमल 40 हफ्ते का होता है। आखिरी माहवारी के पहले दिन से 40 हफ्ते काउंट होते हैं और उसके बाद वो इक्वल होते हैं 9 महीने 7 दिन के। जो बच्चे मैच्योर है वो 37 वीक्स पे होता है। और जो स्कैन्स की मैं बात कर रही थी, तो पहला स्कैन जिसको हम डेटिंग स्कैन कहते हैं कि प्रेगनेंसी की डेट से कंबाइन करने के लिए, उसे 6 से 8 हफ्ते के दौरान में लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आपको किसी और स्कैन की जरूरत नहीं है। अगला स्कैन आपको 22 हफ्ते पे चाहिए, और 22 हफ्ते पे इसलिए चाहिए कि बच्चे के सारे अज़ा का जायजा लिया जाए और देखा जाए कि पूरे अज़ा जो हैं उनमें कहीं कोई खराबी तो नहीं आ रही। 22 हफ्ते के बाद भी आपको कोई और स्कैन नहीं चाहिए। बच्चे की ग्रोथ का अंदाजा जो है वो माँ के पेट से लगाया जाता है, और पेट का भी नापने का एक खास तरीका है जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर्स कैसे नापते हैं आजकल और पिछले जमाने में कैसे नापा जाता था। आखिरी स्कैन जो है वो 35 से 36 हफ्ते पे होता है, और वो इसलिए होता है कि सॉरी शाइस्ता, आपके पीछे बैकग्राउंड में बहुत आवाजें आ रही हैं। कहीं पे कोई रेडियो चल रहा है या टीवी चल रहा है या एसी कुछ चला देना। तो जो मैं हाँ 35 से 36 हफ्ते पे आखिरी स्कैन होता है, और वो इसलिए होता है कि बच्चे की पोजीशन पता चल जाए, आवल की पोजीशन पता चल जाए, बच्चे के गिर्द पानी पता चल जाए, बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, कितना हिल रहा है वो पता चल जाए।
तो बेसिकली एक आइडियल प्रेगनेंसी में सिर्फ 3 स्कैन्स हैं, 3 अल्ट्रासाउंड हैं जो आपने करवाने होते हैं। तो ये जो रिवाज है हर 15 दिन बाद स्कैन का, हर हफ्ते के बाद स्कैन का या हर महीने के बाद के स्कैन का, ये जस्टिफाइड नहीं है। दिस इज जस्ट टू अर्न मनी। अगर आप ये बातें सीख लें तो आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को कह सकते हैं कि नहीं, आप मेरा पेट देखिए, आप उसे अल्ट्रासाउंड से मत देखने की कोशिश कीजिए। पेट देखने का तरीका ये है कि अगर आप अपना हमल जो है वो हफ्तों के जरिए से याद कर लेते हैं तो याद रखिए जो 22 हफ्ते तक का हमल है वो नाफ तक आना चाहिए। याद रखिए 22 हफ्ते तक का हमल जो है वो औरत की नाफ तक पहुंचना चाहिए। और उसके बाद नाफ से ऊपर नापने का तरीका ये है कि ये समझिए कि ये डॉक्टर का हाथ है, तो ये नाफ है और ये नाफ है, ये आप यूं देख लीजिए, ये नाफ है और उसके बाद मैं ऊपर हाथ रख दूंगी। तो अगर मेरी 4 उंगलियां हैं जो नाफ के ऊपर आती हैं, जो बच्चेदानी को कवर कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुए 8 हफ्ते। नाफ के बाद हर उंगली जो है वो 2 हफ्तों को जाहिर करती है। तो आप ये तरीका घर में सीख के कर सकते हैं। 4 उंगलियों का मतलब हुआ 8 हफ्ते, तो 22 और 8 30 हफ्ते का हमल हो गया। अगर 8 उंगलियां आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये हुए 16 हफ्ते, 16 और 22 ये हुआ 38 हफ्ते का हमल। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी में क्यों अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं और 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी में पानी कम या ज्यादा होने का फैसला कैसे हो रहा है। 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी में आप पानी कम या ज्यादा होने का आपको इतना पता ही नहीं चलता, क्योंकि 22 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे बेसिकली अच्छा पानी कम होने की भी एक कहानी है, वो ये है, मुझे पानी पी लेने दें। मुझे लगता है कि आप सारे लैब्स और सारे जो अल्ट्रासाउंड है सबके कारोबार बंद कराने के दर पे हुई हैं। मैं क्या करूं, मुझे बताएं। देखें, मैं अपनी फेसबुक पे छोटी छोटी बातें लिखती हूँ। बिल्कुल, मैंने उसमें लिखा था कि मैंने बहुत अरसा पहले सोच लिया था कि मैंने गलत प्रैक्टिस करके पैसे नहीं कमाने। हालांकि अब्बा वाज नॉट पिद्रम सुल्तान बूथ, अब्बा सुल्तान नहीं थे और सरकारी मुलाजिम थे, और उसके बाद शादी हुई तो शौहर भी सरकारी मुलाजिम थे। तो आप सोच लें कि सरकारी मुलाजमत के दरमियान रहने वाली औरत ये फैसला कर सकती है कि मुझे अपनी तालीम के इस्तेमाल से गलत पैसे नहीं कमाने। यही फैसला हर किसी को अपनी अपनी जगह पे करना है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो दुकानदार हो। सोसाइटी तभी बदलेगी। आप खाली डॉक्टर से ये गिला नहीं कर सकते कि गलत पैसे कमा रहे हैं, इसलिए कि सोसाइटी में आप जिधर भी देखें हर कोई गलत पैसे कमा रहा है। क्या जिसके पास आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें नजर आ रही हैं, क्या वो इतना अर्न कर रहा है जितना वो उसका डिस्प्ले कर रहा है? मैं साफ सी बात बताऊं, मैं जब तक पाकिस्तान में थी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं गलत प्रैक्टिस नहीं करती थी। और आज मैंने अपनी फेसबुक पे लिखा है कि मेरी तनख्वाह 6,000 थी और मेरे मियाँ की तनख्वाह थी 8,000, मिला के हुए 14,000। अब उसमें हम घर भी चलाते थे, गाड़ी भी थी, बच्चा भी था। तो जब बच्चे को स्कूल दाखिल करवाने गए तो पहली मंथ की फीसें और एडमिशन फीस मिला के 15,000 थे। अब वो 15,000 रुपए कहाँ से लाते? खैर से बचत का मैं इतना नहीं सोचती थी, थोड़ा सा हाथ में खुला भी था। तो पहली दफा बच्चे को जो मैंने दाखिल कराया था वो मैंने अपने बैंक से लोन लेके करवाया था 3 सैलरीज का, क्योंकि 3 सैलरीज आपको मिलती हैं। चूंकि तनख्वाह 6,000 थी तो मुझे 15,000 रुपए मिल गए थे। लेकिन तब भी ये नहीं सोचा था कि मैं गलत अल्ट्रासाउंड करके पेशेंट इकट्ठे करूं या गलत सर्जरियां करके पेशेंट इकट्ठे करूं और उनसे पैसे कमाऊं। मुझे कभी भी शौक नहीं रहा पैसे कमाने का, फ्रेंकली स्पीकिंग, अभी भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब मेरी जो सरकारी नौकरी है और उसमें जो तनख्वाह मिलती है जाहिर है वो यहाँ के हिसाब से है,
तो अल्लाह मियाँ उसी में बरकत डाल देता है। लेकिन ये जो रातों रात अमीर बनने का वो है खन्नास, वो ना उस वक्त जहन में था ना आज है। तो जब लोग जो हैं अच्छा, एक तो हर दफा टेस्ट कराए होते हैं, ढेर लोगों ने टेस्ट कराए होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी का बार बार टेस्ट हुआ होता है, सीबीसी का बार बार टेस्ट हुआ होता है, जो कि जरूरत नहीं होती। अगर खातून जो है वो फेरस सल्फेट की गोलियां खा रही है और अच्छी ग़िज़ा में जूसेस नहीं आते, मिल्क शेक्स नहीं आते, ये आप याद रख लेंगे। जो आपको कहते हैं कि दौराने हमल अच्छी ग़िज़ा खाएं, खुदा के लिए नॉर्मल ग़िज़ा खाएं, उसमें प्रोटीन्स भी हों, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, और उसमें ये स्मूदीज और मिल्क शेक्स और जूसेस का रिवाज जो है वो कतई गलत है। वो आपको शुगर की तरफ लेके जाता है, डायबिटीज की तरफ। तो बात स्कैन की हो रही थी कि पानी कम कब होता है, जब बच्चे के ग्रोथ का मसला हो। और बच्चे की ग्रोथ किसके थ्रू होती है? प्लेसेंटा के थ्रू। अच्छा, प्लेसेंटा के थ्रू अगर ग्रोथ कम हुई है तो मैं और आप मिलके प्लेसेंटा को राजी नहीं कर सकते कि वो ये जो गलत काम कर रहा है उसे छोड़ दे। प्लेसेंटा की जो फॉर्मेशन है या जो प्लेसेंटा बना है वो हमल के शुरू में बना है। उसमें अगर कोई गड़बड़ हुई है तो वो हमल के शुरू में हुई है। और अगर अब उसका पानी कम आना शुरू हुआ है, जो कि नॉर्मली हम 28 हफ्ते के बाद नापना शुरू करते हैं, तो तब भी हम प्लेसेंटा का कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हम ये करते हैं कि हम पानी की मिकदार नापते रहते हैं और हम ये देखते हैं कि बच्चे में खून की सर्कुलेशन ठीक रहे। बच्चे में जो खून की सर्कुलेशन है उसे कहते हैं डॉपलर टेस्ट। वो अल्ट्रासाउंड की एक ऊपर वाले दर्जे की चीज होती है और वो हर किसी को नहीं करना आता, स्पेशली पेरिफेरी में या रूरल एरियाज में तो वो बिल्कुल नहीं करना आता। और डॉपलर पे डिपेंड करते हैं हम कि बच्चे की डिलीवरी कब कराई जाए। जब डॉपलर ये शो करता है कि अब बच्चे में खून की हरकत जो है वो बहुत कम हो गई है, तो उस वक्त हम बच्चे की डिलीवरी कराते हैं। एक और तरीका जो बच्चे की नशोनुमा जांचने का है वो बच्चे की मूवमेंट है। अगर बच्चे की हरकत पूरे दिन में यानी 12 घंटे में 10 बार होती है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है परफेक्ट सही हेल्थ में है। 10 बार मूवमेंट का मतलब ये है कि बच्चा हंसी खुशी अंदर ग्रो कर रहा है और उसका पानी अगर कम भी है तब भी बच्चा ठीक है, क्योंकि वो 10 दफा हरकत कर रहा है। यकीन करें कि जब बच्चे की नशोनुमा अफेक्टेड होगी, बच्चा सबसे पहले अपनी हरकत करना कम करेगा। और हरकत कम होने का सबसे पहले पता जो है वो माँ को पता चलता है, और उसी को काउंट रखना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमला औरतों को पता होनी चाहिए, और ये बातें मैं आसान लैंग्वेज में इसीलिए समझाती हूँ कि आप लोग अपनी बॉडी का, अपनी सेहत का और अपनी जेब का, तीनों का ख्याल खुद कर सकें। जी जी तस्नीम। जी तस्नीम। तस्नीम सोच रही है कि आगे क्या कहें। आप यकीन करें मैंने पिछले हफ्ते आर्टिकल दिया है, नहीं मुझे एक खातून ने लिखा कि भाई मुझे डॉक्टर्स ने पानी पिला पिला और ड्रिपें लगा लगा के मार दिया है, और मैं 4-4 लीटर 5-5 लीटर पानी भी पीती हूँ और मुझे रोज की पता नहीं कितनी ड्रिप्स लगाती हैं। तो मुझे रहम भी आया, हंसी भी आई, और गो के मुझसे 2-4 जो डॉक्टर्स हैं वो नाराज हुए और उन्होंने कहा आपको क्या पता पेरिफेरी में क्या हो रहा होता है, बाहर बैठ के भाषण देना बहुत आसान है। मैंने कहा हाय बच्चियों, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी जिंदगी पेरिफेरी को सर्व करते गुजरी है। रूरल हेल्थ सेंटर टेक्सला, रूरल हेल्थ सेंटर अहमदपुर चट्ठा, तहसील हेडक्वार्टर मरी, और उसके बाद जो है पिंडी का DHU, मुल्तान का निशर हॉस्पिटल।
तो आप मुझे बताएं कि मैंने कौन सी पेरीफ्री जो है वो नहीं देखी और मुझे क्या नहीं पता, लेकिन मैंने उस वक्त भी रूरल हेल्थ सेंटर पे यानी दही मरकज़े सेहत पे बैठ के भी किसी को ड्रिप नहीं लगवाई। अच्छा, मुझे पता है बड़े बड़े अभी आपने जो सारी बातें की, तो जो गलत प्रैक्टिसेस कह लें या अनप्रोफेशनल अनएथिकल प्रैक्टिसेस कह लें, तो अभी हम क्योंकि मीडिया शायद मॉनिटरिंग साहब प्लीज अपनी हमारा साइलेंट कर दें, अपना साइलेंट कर दें, जब आपने बात करनी होगी तो तब आप उसे आप म्यूट कर दें अपना जी। तो चूंकि मीडिया मॉनिटरिंग हमारा काम है, चाहे वो न्यूज़ हो चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, तो ड्रामे भी हम इसी नज़र से देखते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। तो एक अभी ड्रामा आई थिंक पिछली किस्त थी उसकी, उसमें मैं जो भी सिचुएशन दिखाई जा रही है, और वो लड़का बड़े मज़ेदार है, वो उसका चौकीदार जो है उसकी बीवी, वो ये आई थिंक केपी के इलाके के हैं, और बीवी जो है वो 3 बच्चे ऑलरेडी उसके हो चुके हैं, चौथे बच्चे के लिए वो शहर आई जहाँ पर शौहर उसका मुलाजिम है, और वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। वो डॉक्टर कहती है कि जी इसका तो सी सेक्शन होगा, तो दाखिल करा दिया जाता है। अब ये इत्तेफाक से लड़का वहाँ जाता है, वो डॉक्टर कहती, वो नर्स बल्कि कहती कि डॉक्टर साहब नहीं, उनको आज 12 सी सेक्शन करने हैं। तो कहता है अच्छा, तो इत्तेफाकन वो उनके कमरे में जाके बैठते हैं, तो सामने ही शायद हॉस्पिटल की कोई किताब रखी होती है, उनका कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट मैनुअल कुछ भी है, तो उसमें उसकी प्रैक्टिसेस लिखी थी। तो वो फ़ौरन बाहर निकलता है और उस बंदे को बुलाता है, उससे कहता है कि अपनी बीवी को, मैं तुम्हारी बीवी को लेके अभी इस जगह से निकल रहा हूँ, उसको बिल्कुल भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने के धंधे हैं। और आखिर में वो दिखाते हैं कि वो जो डॉक्टर साहब है वो कहती है कि सिर्फ 2 जेन्युइन केसेस हैं सी सेक्शन के, बाकी 10 जो हैं वो वैसे ही सी सेक्शन करने वाली थी। तो ये ड्रामा था, बट रियल लाइफ में आप देखें हर दूसरी औरत जो है, जी मेरा बड़ा ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन, भाई क्यों होगा बड़ा ऑपरेशन? तस्नीम, इसमें मैं आपको एक चीज बताती चलूं, ठीक है? ठीक है, वजाइनल बर्थ इज आइडियल और होनी चाहिए, लेकिन वजाइनल बर्थ के लिए जो रिक्वायरमेंट है और जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो हमारे यहाँ नहीं है। पूरे यूरोप और अमेरिका या इन गल्फ मुल्कों में भी, मुझे ये बताएं ये लोग हमें क्यों हायर करते हैं? ये क्यों बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे के हमें बुलाते हैं? इसलिए कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम से कम रहे। और आप सोचें, ओमान का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तरक्की याफ्ता मुल्कों से भी ऊपर है, अमेरिका से भी ऊपर है, इसलिए कि एक भी औरत की डेथ ये नहीं बर्दाश्त करते। और हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में दुनिया में सबसे पीछे हैं, हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। क्यों? नहीं, इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है ताहिरा, मगर मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ ठीक है, अगर वजाइनल डिलीवरी के तरीके नहीं है, तो क्या सी सेक्शन के लिए भी मतलब बाकायदा हमारे पास खवातीन डॉक्टर्स या मर्द डॉक्टर्स मौजूद हैं, सर्जन्स मौजूद हैं? क्योंकि ये भी तो अनाड़ियों के हाथ जाते हैं ना। हाँ, लेकिन सी सेक्शन में ये होता है कि एक गायनाकोलॉजिस्ट या एक सर्जन जिसे थोड़ी सी भी सर्जरी आती है, वो उससे पहले या दूसरे सिजेरियन में, नॉट लाइक कॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन, 3rd and 4th आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, उसमें से आराम से निकल जाते हैं। क्योंकि हमारे प्रोफेसर कहा करते थे इवन ए ओटी टेक्नीशियन कैन डू ए सिजेरियन सेक्शन बिकॉज दैट इज जस्ट ए स्किल। आपको सिर्फ ह्यूमन एनाटमी, पेट की कौन कौन सी लेयर कैसे काटनी है, आप यकीन करें बाज नर्सें इतना अच्छा सिजेरियन करती हैं, मैं ये नहीं कहती कि उन्हें करना चाहिए, लेकिन आप देख के बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे प्रिंट, अगर कोई बंदा दर्जी के साथ अप्रेंटिसशिप करे तो उसे एक दिन कपड़े सीना आ जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह सिजेरियन करना बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि उसमें वो शॉर्टेस्ट वे है मैटरनल मोर्टेलिटी और उसको जो बच्चे को
कम से कम नुकसान पहुंचने के लिए पहले और दूसरे में, तीसरे और चौथे की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि वो फिर अच्छा, बहुत बहुत एक्सपर्ट हैंड में पहुंचना चाहिए। फिर मुझे आप ये बताइए कि हमारे यहाँ माशाल्लाह सी सेक्शंस बेतहाशा हो रहे होते हैं, मगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तो हमारा वहीं का वहीं है, नीचे से इसलिए नीचे जा कि रहा है। पेरीफ्री आप मुझे बताएं कि दूर दराज जो गांव होगा, सियालकोट की कोई पेरीफ्री में जो औरत बैठी होगी, जो दाई के हाथों डिलीवर हो रही होगी, वो उसका बच्चा अगर स्टक कर जाता है तो क्या होगा? अभी पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल लिखा था चाचड़ों की जादूगरनी, और वो मैंने एक न्यूज देख के, बल्कि डॉन ही की न्यूज थी, वो मैंने देख के लिखा था कि चाचड़ों में एक लेडी डॉक्टर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि लेडी डॉक्टर जो है यानी बच्चा ब्रीच था, यानी उल्टा था, तो वो बच्चे की बॉडी पैदा हो गई और सर नहीं पैदा हो सका, और उसके बाद वो चाचड़ों से चलती 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 दरमियान में कहीं और पहुंची, जो कोई भी रीजनल हॉस्पिटल होगा, वहां की डॉक्टर भी नहीं कर सकी, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल, हाईली टेक्निकल काम है। और उसके बाद वो हैदराबाद पहुंची, और हैदराबाद वालों ने फिर वो बच्चे का सर बाहर निकाला, और जब ये इसकी शिकायत हुई तो सेहत वालों ने क्या किया, हेल्थ अथॉरिटीज ने, कि पकड़ कर डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। अब आप और उसमें मैंने आसान तरीन मलबा तो किसी पे डालना है ना लोगों को दिखाने के लिए। अब मुझे ये बताएं कि मैं खुद एमबीबीएस करके, आज मैं सोचती हूँ कि मुझे एमबीबीएस करके कुछ क्या आता था, कुछ भी नहीं, और हालांकि मैं बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ द फातिमा जिन्ना हूं, इसलिए कि आप प्रैक्टिकल काम नहीं करते, आप थ्योरेटिकल काम करते हैं, जाके मरीज देखते हैं, ऑब्जर्वरशिप करते हैं, आपके हाथ में चाकू छुरी बहुत कम दी जाती है, और अगर चाकू छुरी दी भी जाए तो वो बहुत बेसिक्स तक रहती है, बहुत ही। ये जिसमें उल्टा बच्चा लटक गया है, और आप एमबीबीएस डॉक्टर को आपने रूरल हेल्थ सेंटर चाचड़ों पे बिठाया हुआ है, वो लड़की क्या करेगी अगर बॉडी निकल आई है और सर नहीं निकल रहा? उसके पास उससे आगे की एक्सपर्टीज ही नहीं है। तो मसला ये है कि हमारी दही इलाका जो है वो है 70%, 70 to 75%। ये सिजेरियन कहाँ हो रहे हैं? शहरों में। अब मुझे बताएं गिलगित स्कर्दू के एक्सट्रीम इलाकों में क्या होता होगा, बलूचिस्तान के जो एक्सट्रीम इलाके हैं वहां क्या होता होगा, सिंध के जो सारे के सारे गोट हैं, जब वहां औरत जोर लगाती रहती है, लगाती रहती है, लगाती रहती है, बच्चा नहीं निकलता, आखिर में बच्चा मर जाता है, और औरत या जिंदा रहती है फिस्टुला के साथ, यानी सुराख बन जाता है, या फिर मर जाती है। तो आपकी तो सारी की सारी जो हेल्थ का फोकस है वो तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद यहाँ तक है। आपके बाद तो उसके बाद अच्छी वाली एक्सपर्टीज तो आपके छोटे शहरों में भी नहीं है। क्या शक्करगढ़ में होगी? क्या नारोवल में होगी? और हालांकि नारोवल में भी रीजनल हॉस्पिटल होगा, लेकिन रीजनल हॉस्पिटल में भी लोग इस कदर एक्सपर्ट नहीं बैठे होंगे। इसलिए लोग जो धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन इलाकों के लोग, उन्हें समझना चाहिए कि इसमें औरत की जान को बेतहाशा खतरा है। पिछले जमानों में अगर औरत मरती थी तो उसका कोई हल ही नहीं था, इसलिए लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ भाई चाइल्ड बर्थ में औरत मर गई, जैसे मुमताज महल मरी थी या क्वीन शार्लेट मरी थी यूके की। लेकिन अब 21वीं सदी में ऐसा नहीं है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो कहते हैं एक भी औरत मरे तो क्यों मरे चाइल्ड बर्थ में, बिकॉज दिस इज नॉट, आप यकीन करें यहाँ पे नेशनल मॉर्टेलिटी टीम आ जाती है अगर एक भी औरत की डेथ हो जाए। और आजकल मैं आपको बताऊं कि मैं बल्कि मस्कत से अटैचमेंट पे काफी दूर गई हुई हूँ, क्योंकि वहां पे एक खातून की डेथ हुई थी और वहां के पूरे इलाके में इस कदर शोर मचा, क्योंकि औरत की डेथ यहाँ होना अनएक्सेप्टेबल बात है कि उस पे वजीर सेहत को एक्शन लेके सीनियर तरीन डॉक्टर को कैपिटल से कुछ अरसे के लिए भेजा गया कि एवेलुएशंस एंड ऑल दैट। सो हमारे पाकिस्तान में अभी तक लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि वजाइनल डिलीवरी क्या चीज है। वो लोग कहते हैं हाँ हुंदी आई है,
फितरत का तकाजा है, नॉर्मल है। अरे भाई फितरत का तकाजा है, नॉर्मल है, लेकिन आप खुद सोचें कि अगर वजाइना के रास्ते बच्चा बाहर ना निकले तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हाँ, तो इसका तो बी ये द मतलब है स्टेप। ना कि हमारे हम अपने जो सेहत के तकाजे हैं, खासतौर पे ख़वातीन की तौलीदी सेहत के, वो पूरा करने में बहुत बुरी तरह से नाकाम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो औरत है वो गारों के जमाने में जिंदा है। उसको नहीं पता कि उसकी डिलीवरी कैसे होनी चाहिए। आजकल पेनलेस डिलीवरी का जमाना है, पेनलेस डिलीवरी होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आधी से ज्यादा औरतों का जब वजाइना में कट दिया जाता है, वो इतना बुरी तरह सिया जाता है कि वो वजाइना ही बेचारी ऐसी हो जाती है। और उनसे भी ज्यादा औरतों का जो पॉटी वाली जगह है वो अफेक्टेड हो जाती है, और उनको पता ही नहीं चलता कि हमारी इनकॉन्टिनेंस यानी उनका काबू ही नहीं रहता, ना अपनी गैस पे और ना ही अपनी पॉटी पे, ठीक है। और उनको दूसरी औरतें ये कह के तसल्ली देती हैं कि ऐसा ही होता है, ये नॉर्मल है। डिलीवरी के बाद अपने फीसिस एंड फ्लेटस यानी हवा और पॉटी पे काबू ना होना, दिस इज नॉर्मल थिंग। यानी कि बड़ी बूढ़ियां ये कहती हैं, इसलिए कि बड़ी बूढ़ियों ने अपने जमाने में यही देखा है। while this is not normal, this is totally abnormal। किसी भी औरत को अगर वो विजाइनली डिलीवर होती है तो उसे अपने फीसिस एंड फ्लेटस हवा और पॉटी पे इख्तियार और कंट्रोल 100% बुढ़ापे तक वही रहना चाहिए जैसा वो जवानी में थी। उसके बाद एक और चीज जो है वो प्रोलैप्स है कि औरतें जोर लगा लगा के जवानी में जोर लगा लगा के दाइयों के हाथों, LHVs के हाथों, नर्सों के हाथों घरों पर डिलीवर होती हैं। उस वक्त वो इस चीज को अंदाजा नहीं कर पाती कि हम अगर 5 या 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं और सारे के सारे हम जोर लगा के पैदा कर रहे हैं और गलत तरीके से जोर लगा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। 50-60 के बाद औरतें अस्पताल में बूढ़ी बूढ़ी किस तरह आती हैं कि बच्चेदानी बाहर लटक रही होती है, और आप पर उन्हें समझ नहीं आती कि इसका डॉक्टर क्या किया कायरा, जाए। ये प्रैक्टिस जो आप जोर लगवाने की बात कर रही हैं, शिफा जैसे हॉस्पिटल्स में खवातीन को 24-24 घंटे आर्टिफिशियल पेन्स दे के उनसे ये बच्चों की डिलीवरी कराई जाती है, और फिर जो बुरा कट लगाया जाता है, अल्लाह की पनाह। तो इस्लामाबाद जैसे हॉस्पिटल्स में भी ये प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, जोर लगाने की एक स्टेज होती है जो कि आखिरी 2 घंटे में होता है सिर्फ, यानी आपने जोर लगाना है लेकिन सिर्फ आखिरी 2 घंटे में, 1 या 2 घंटे, किसी का वो 1 घंटा होता है, किसी का 2 घंटा होता है। मैक्सिमम जिसका पहला बच्चा है वो 2.5 से 3 घंटे। अगर वो 2.5 से 3 घंटे आखिरी स्टेज पे जोर लगाए और बच्चा नहीं पैदा होता तो वी गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन। आर्टिफिशियल पेन लगाना भी गलत बात नहीं है क्योंकि वो बच्चे का मुंह खोलने के लिए होता है, लेकिन जिस वक्त आर्टिफिशियल पेन लगाई जाती हैं और आप पेन्स ज्यादा कर रहे होते हैं उस वक्त जोर लगाना इंतहाई गलत बात है, क्योंकि वो आप उस वक्त जस्टिफाइड ही नहीं है जब तक का दरवाजा पूरा नहीं खुलेगा। जो कि मैं इस बारे में इसीलिए मैं कहती हूँ, अब मुझे ये कहना बहुत फजूल लगता है और बल्कि बाज़ दफा शर्मिंदगी होती है कि मैं क्यों बार बार कहती हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कि मेरी चीजें पढ़ो, इसलिए कि मैं ये सारी चीजें लिख चुकी हूँ कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो 10 सेंटीमीटर होता है, बच्चे का ये वाला डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर होता है। जब तक वो बच्चेदानी का मुंह पूरा नहीं खुले वो 10 सेंटीमीटर नीचे नहीं आ सकता। ज्यादा पेन्स आप लगवा सकते हैं आर्टिफिशियल पेन्स, लेकिन उसमें आप पुश नहीं करवा सकते, और पुश आप तभी करवाएंगे जब बच्चेदानी का मुंह पूरा 10 सेंटीमीटर खुल जाए, और उसके बाद बच्चे को विदिन 2 to 3 आवर्स, पहले बच्चे की दफा, अगर दूसरा या तीसरा बच्चा है तो मैक्सिमम 1.5 to 2 आवर्स पैदा होना चाहिए। और अगर वो पैदा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि नाउ यू हैव टू डू ऑपरेटिव डिलीवरी। ऑपरेटिव डिलीवरी में भी कौन सी डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी या सिजेरियन, वो डिपेंड करता है बच्चे की पोजीशन पे। अगर बच्चे का सर बहुत नीचे है तो आप केयरफुली वैक्यूम लगा सकते हैं, लेकिन उसका भी एक साइड इफेक्ट ये है कि
पॉटी वाली जगह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बहुत सारे केसेस में, अगर आपका डायरेक्शन ऑफ पुल जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों को काम नहीं आता ये डायरेक्शन ऑफ पुल, ये वो सारा कुछ, ये बहुत टेक्निकल बातें हैं। लोग जो हैं वो डिग्रीज ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ये उसी तरह से है कि जिस तरह क्लिफ्टन पे बैठा हुआ दर्जी, में पहले भी ये मिसाल दे चुकी हूँ, बहुत जबरदस्त होगा, और वही चुंगी अमर सिद्धू पे बैठा हुआ दर्जी कपड़े तो वो भी सी रहा होगा। तो इसमें आपकी टेक्निकलिटीज और उसमें आपकी फाइन ट्यूनिंग वो डॉक्टर का काम है, और सारे डॉक्टर जो हैं वो उनको इतना अच्छा काम नहीं आता। अच्छा, अगर अब बच्चे का सर नीचे नहीं है और आपका ये डिसीजन कि ये सिजेरियन से निकालना है या वैक्यूम से निकालना है, ये बहुत टेक्निकल है। इसमें कुछ लोग गलती कर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चे का सर नीचे है और वो वैक्यूम लगाते हैं, और वो वैक्यूम फेल हो जाता है, और वैक्यूम फेल होने के बाद फिर सिजेरियन किया जाता है। तो इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी प्लस फीटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, और मॉर्बिडिटी का मतलब यह है कि नुकसान पहुंचना, मोर्टेलिटी में तो मर जाना है ना। तो अगर आप मरते नहीं भी हैं फिर भी मैटरनल मॉर्बिडिटी यानी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और फीटल मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है। मैं कभी आपको अपना किस्सा सुनाऊंगी। मुझे डॉक्टर होते हुए मेरी जो पहली डिलीवरी हुई है उसमें इंतहा दर्जे की मुझे मॉर्बिडिटी पहुंची हुई है, जबकि मैं एक बहुत बड़े अस्पताल में डिलीवर हुई थी और बहुत एक्सपर्ट, मतलब उस वक्त का यही समझा जाता था। फिर भी मुझे एक ऐसी तकलीफ हुई जो कि शायद मैं उसे आज तक रीपे कर रही हूँ। यही हाल मेरी बड़ी बहन का हुआ। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवर हुई, और प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनका वो हश्र किया कि उसके बाद वो मल्टीपल ऑपरेशन से गुजरी, और उनको तकरीबन 20 बॉटल्स ऑफ ब्लड लगा, और इंतहा दर्जे की वो पहले बच्चे के बाद कोई 10 महीने तक वो हॉस्पिटल दाखिल रही। तो और हालांकि शहर रावलपिंडी में और मैं शहर लाहौर में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग सिटीज एंड एजुकेटेड पीपल हु गेट सफर्ड। सो इमेजिन कि अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की और अवेयरनेस की, तो आप मुझे बता दें कि वो लोग जो डॉक्टर भी नहीं हैं, वो लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं, वो लोग जो जिन्होंने ये सारा कुछ नहीं सीखा हुआ, उनका क्या हशर होता है। हाँ, है तो बड़ी गंभीर, उनका तो बुरा ही हशर होगा। क्योंकि एक न्यूज जो अभी पिछले हफ्ते मैंने देखी, जफरवाल का एक इलाका है जहाँ से एक खबर थी कि मेरी बहन को 10 किलो वजनी रसोली थी उसकी, और वहां कोई भी डॉक्टर जो था वो उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो उस बेचारे को पता नहीं कितनी दूर जाके फिर किसी हॉस्पिटल से वो रसोली निकालनी पड़ी। और आप सोच सकती हैं कि 10 किलो वजनी रसोली जो है वो कितनी पेनफुल उस बच्ची के लिए होगी जिसका वो पेन उठा रही थी। डॉक्टर तायरा, हमें बहुत से कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं। गुले नूर हैं, वो ये कह रही हैं कि फिस्टोलेक्टोमी पे प्लीज कोई प्रोग्राम करें। फिस्टुला रिपेयर बेसिकली तो अगर वो वजाइनल फिस्टुला है, एनल फिस्टुला है, तो फिर तो उसकी रिपेयर ही होनी होती है। लेकिन फिर वही बात है कि फिस्टुला होना इंतहाई सिस्टम की थर्ड क्लास बात, यानी इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल कि एक औरत को डिलीवरी के दौरान फिस्टुला हो जाए। मिसाल के तौर पे उसका पेशाब मुसलसल लीक होता रहे या उसकी पॉटी मुसलसल लीक होती रहे, तो सोचें कि उस औरत की जिंदगी क्या रह जाती होगी और उससे लोग किस तरह का सलूक करते होंगे, क्योंकि दोनों इंतहाई बदबूदार चीजें हैं और लाइक यू कांट हैव देम इन द नॉर्मल रूटीन। सो किसी को भी अगर फिस्टुला होता है तो इसका मतलब ये है कि वो इंतहाई गलत हाथों में डिलीवर हुई हैं। और आप जो तस्नीम कह रही थी ना कि लाइक अभी बात हमने सिजेरियन से शुरू की थी और ड्रामों में, बात यही है कि लोग सिजेरियन करने वालों को बहुत गालियां देते हैं और वजाइनल डिलीवरी को बहुत सुपीरियर समझते हैं। बात यह है
कि आप वजाइनल डिलीवरी कराएं या सिजेरियन कराएं, दोनों में मॉर्बिडिटी नील होनी चाहिए। और वो नील कैसे होगी कि आप इंतहाई एक्सपर्ट हैंड्स में जाएं। लेकिन एक्सपर्ट हैंड्स में कैसे जाएं? एक्सपर्ट्स होंगे तो जाएंगे ना। एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सपर्ट्स बैठे होंगे बड़े बड़े शहरों में, लेकिन बड़े शहरों में भी मैंने आपको बताया ही है कि कुछ ना कुछ होता है। फिर बात यह है कि छोटे शहरों में जो डॉक्टर्स चले जाएंगे, वही बात है कि क्या उनको, जैसे इन्होंने जफरवाल की बात सुनाई कि 10 किलो रसोली जो है, इसलिए कि डॉक्टर को नहीं आती होगी निकालना, 10 किलो रसोली निकालना किसी आम डॉक्टर या छोटे डॉक्टर की लेमन लैंग्वेज में का काम नहीं है। दैट इज लाइक वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड काम। और सोफिस्टिकेटेड काम मेडिसिन का बेसिकली लर्निंग कर्व जो है, अब जो बात मैं कहने लगी हूँ ये सिर्फ मेडिसिन का नहीं, मेरा ख्याल है सारी स्पेशलिटीज का लर्निंग कर्व जो है वो बहुत लंबा होता है। लोग हर शोबे के लोग शॉर्टकट चाहते हैं, ठीक है। आज डॉक्टर बने, कल आप आसमान पे होने चाहिए। आज इंजीनियर बने, कल आसमान पे। आज ये बने, कल आसमान पे। ऐसा नहीं होता। और आपको सारी उम्र उसमें लर्न करनी पड़ती है। और जब लर्न आप करते हैं तो तब आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं जहां आप उस्ताद या मैकेनिक के, जिससे लोगों को कम से कम, मैं फिर वही यहाँ के मुल्कों की आपको वो करूँगी कि क्यों इतना अपना ज़र मुबादला वो ज़ाया करते हैं डॉक्टर्स को हर मुल्क से बुला के। इनके अपने मुल्क के डॉक्टर्स भी हैं और नर्सें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बुलाते हैं कि कहीं भी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी डेफिशिएंसी ना रह जाए। किसी गांव में भी कोई औरत जो है, और बेसिकली औरत एंड बच्चे के वो, और फिर ये है कि हेल्थ सिस्टम इतना वो है कि कनेक्टिविटी है कि अगर एक छोटी जगह पे एक पेशेंट आया है और आप समझते हैं कि वो आप डील नहीं कर सकते, तो वो अगले स्टेशन पे भेजा जाएगा, उसको सरकारी एम्बुलेंस लेकर जाएगी, हेलीकॉप्टर लेके जाएगा, जो भी है। अब यहाँ पे अभी सारे उछल पड़ेंगे कि देखा हमारी स्टेट नहीं कर रही, लेकिन आपको क्या पता है कि जिस रफ्तार से आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, उस रफ्तार से दुनिया में कोई भी हुकूमत ना स्कूल प्रोवाइड कर सकती है, ना हॉस्पिटल प्रोवाइड कर सकती है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें और आप कहें कि नहीं 5 करें, 6 करें, 7 करें, 8 करें, और उन सबको फिर स्टेट जो है वो फ्री स्कूलिंग एंड फ्री हेल्थ दे, हाउ कम इट्स पॉसिबल? तो फिर ठीक है, फिर अगर आप 7-8 पैदा भी करते हैं तो फिर सबको काम पे भी लगाएं। फिर दूसरी तरफ से आपने औरतों से काम भी नहीं करवाना, यानी अगर 10 का कुंबा है, 38,000 डॉक्टर्स आर विदाउट जॉब्स। नहीं, विदाउट जॉब्स तो गवर्नमेंट के विदाउट जॉब्स थी और वो काम नहीं करी। इसके अलावा एमडी कैट का तो पिछले दिनों अगर आप पढ़ती हैं तो शायद आप देखो, नहीं मैंने एमडी कैट का पढ़ लिया था, लेकिन बात ये है कि क्वालिटी, ये जो एमडी कैट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, क्वालिटी क्या है आपके पास? क्या इसमें हमारे जमाने में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे उसमें कम से कम जो प्रोफेसर्स होते थे they were like properly trained, mostly बाहर से, और फिर वो पाकिस्तान आके और अपना काम करते थे, पढ़ाते भी थे, सिखाते भी थे, ठीक है। और मेरा ख्याल ये है कि इतनी ज्यादा खुदगर्जी का दौर नहीं था, तो सिखाते बहुत अच्छा थे, ठीक है। आजकल तो खुदगर्जी और नफ्सा नफ्सी का भी आलम है कि मैं इसको क्यों सिखाऊं तो मैं उसको क्यों सिखाऊं। और बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोफेसर्स आते ही नहीं हैं कि आप प्रोफेसर बन गए हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट का बादशाह हैं, तो बादशाह की मर्जी के जब वो मर्जी आए। सो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इट्स ओनली विद द डॉक्टर्स। मैंने पहले भी कहा है, आपके पॉलिटिशियंस देख लें, आपके वैसे हैं, आपके जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, आपके लॉयर्स ऐसे हैं, आपके दुकानदार ऐसे हैं,
आपके बिजली चुराने वाले वैसे हैं, बिजली के मीटर लगाने वाले। तो डॉक्टर्स आर one chunk of the society which is present at this time. Doctors are not superhuman beings के आप सारे तो करें गलत काम, लेकिन वो अल्लाह ने ऊपर से सीधे उतारे हैं और वो सीधी राह पे चलते रहें। सीधी राह पे पूरी सोसाइटी चलती है। अगर पूरी सोसाइटी इस वक्त नहीं चल रही तो आपको हेल्थ से भी, डॉक्टर से भी गिला नहीं होना चाहिए। मैं जहां डॉक्टर्स को एक्यूज करती हूँ, मैं वहां पे मरीजों को भी एक्यूज करती हूँ। कितने लोग हैं इनमें से जो अपना काम ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं? मेरे जैसे लोग जो हैं, ठीक है, अगर वो उस सिस्टम में अपने आप को अनफिट समझते हैं, जो गलत तरीकों से पैसे नहीं कमाना चाहते। मैंने 18 साल जॉब की है। 18 साल जॉब के बाद मैंने पाकिस्तान छोड़ा है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं झूठ बोल के मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। मुझे अगर काम आता है तो मैं कहूँगी आता है, अगर नहीं आता तो मैं कहूँगी ये काम मुझे नहीं आता, आप किसी और डॉक्टर के पास जाइए। सो वन शुड बी ऑनेस्ट विद herself. I'm honest. I'm honest with myself. तस्लीम, मेरे पास 2 सवाल हैं बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने डॉक्टर तारिक साहब इसकी रिपोर्ट भी शेयर की थी। पहला वाला जो है वो उन्होंने लिखा है कि वो आपको आपकी जो राइटिंग्स है वो पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट शेयर किया, उन्होंने कहा मेरी मिसेस को राइट साइड पर दर्द होता था तो डॉक्टर ने अपेंडिक्स का कहा, हमने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद भी वो पेन महसूस करती हैं। उन्होंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की है, वो ये कह रहे हैं कि क्या रीजन हो सकती है इस पेन की। देखो, ये बहुत ही, ये बगैर इस तरह के क्वेश्चंस का मैं बगैर मरीज का मुआयना किए हुए मैं जवाब नहीं दे सकती। मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन बता सकती हूँ। मुझे इन्होंने नहीं बताया मरीजा का वजन क्या है, मुझे इन्होंने नहीं बताया बच्चे कितने हैं, मुझे इन्होंने नहीं बताया कि उनके बच्चे किस तरीके से पैदा हुए हैं, मुझे इन्होंने नहीं बताया कि उनकी उम्र क्या है। अब आपको समझ लेना चाहिए कि मैं वो छू मंतर वाली डॉक्टर नहीं हूँ। मैं बेसिकली डिटेल से हर बात जान के किसी चीज का जवाब दे सकती हूँ, और उससे भी अगर हिस्ट्री पूरी हो तो शायद मैं तब भी कुछ इंडिकेट कर सकूं। डॉक्टरी के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है हिस्ट्री, दूसरा स्टेप होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, तीसरा स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशंस। रिवाज ये चला है कि इन्वेस्टिगेशन का ट्रीट करो। हर कोई रिपोर्ट करवा के कहता है कि रिपोर्ट देख के बता दें। हिस्ट्री क्या है, जो कि फाउंडेशन ऑफ डॉक्टरी है, कि आप मुझे अपना पूरा हाल सुनाएं। तो आपने देखा क्या ऐसे लोग ट्यून हुए हैं कि रिपोर्ट कराओ और रिपोर्ट का इलाज करो। सो आई डोंट ट्रीट रिपोर्ट्स। ऑल राइट, तो अगर ये साहिबा या साहब अगर हमें सुन रहे हैं तो प्लीज अपनी हिस्ट्री भेजें ताकि फिर हम डॉक्टर तायरा से पूछ लें। अच्छा डॉक्टर तायरा, अभी फेसबुक लाइव पे भी हमें ये सवाल मौसूल हुए हैं और एक यहाँ भी है कि ये जो वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में लोग पूछ रहे हैं, ये क्यों होती है और इसकी क्या रीजन? मैंने बहुत पहले एक ब्लॉग लिखा था, लिकोरिया कोई बीमारी नहीं, ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी अपनी वॉल पे, पढ़ लीजिएगा। वजाइना में वैसे ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे आपके मुंह में होते हैं। जैसे आपका गला खराब होता है वैसे ही वजाइना का गला भी खराब होता है। अगर उसमें सोजिश नहीं है, अगर वो ऐसा पानी निकल रहा है जिसका ना रंग है ना स्मेल है, तो समझिए कि वो वजाइना का थूक है, जैसे आपके मुंह में थूक होता है। और अगर उसमें सोजिश, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, और अगर वजाइना हर्ट करती है, और अगर उसे स्मेल आती है, तो इसका मतलब ये है कि उन बैक्टीरिया ने, जैसे वो गले की सोजिश करते हैं और हमला करते हैं, इसी तरह वजाइना पे हमला कर दिया है। उसमें सबसे अहम बात वजन कंट्रोल करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, हेल्दी डाइट खाना। हेल्दी डाइट से मुराद कतई जूसेस और स्मूदीज नहीं है। चीनी का कम से कम इस्तेमाल,
ऑयल का कम से कम इस्तेमाल, शुगर और हाइपरटेंशन से दूर रहना, पैदल चलना और अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल करना। आज मुझे बताएं कौन ये करता है? जब तक आप नेचर की तरफ नहीं पलटेंगे इस बॉडी के लिए, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ होती रहेगी, बिकॉज दिस बॉडी इज डिजाइन्ड फॉर द नेचुरल हेल्थ स्टाइल। अच्छा डॉक्टर तायरा, एक सवाल है, ये रबान है, शांगला खैबर पख्तूनख्वा से, 34 साल इनकी उम्र है और 59 kg है, शादीशुदा है, प्रेगनेंसी नहीं है, गोद में बच्चा भी नहीं है। वो ये कह रही है कि बाएं सीने पर नीचे की तरफ जख्म के निशान बने हुए हैं, पीप वगैरह नहीं और जलन या दर्द वगैरह भी नहीं होता। कभी कभी हाथ रखूं तो हल्की सी नमी महसूस होती है, हफ्ते से ज्यादा हो गया है। सर्जन को दिखाएं जाके। इस तरह के सवाल जो हैं, जो जिसमें एक्यूटली इन्वॉल्व चीजें होती हैं, जिसमें डॉक्टर एग्जामिन करके ही बता सकता है, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैं आपको जनरल आउटलाइन दे सकती हूँ। आप किसी प्लीज जनरल सर्जन को जाके अपना एग्जामिनेशन करवाएं। ऑलराइट, तो अगर राबान हमें सुन रहे हैं तो वो अपने करीबी सर्जन या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं। प्रोग्राम टाइम भी खत्म हुआ। यस यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं। मजीद सवालात, मजीद हमारी जो काविशें हैं, कोशिशें हैं और जो हमारा एक पूरा नज़रिया है कि ख़वातीन की सेहत तौलीदी हो, चाहे वो उनकी जिनसी सेहत हो, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए और उनकी ज़हनी सेहत को भी, उस पर हम मजीद बात करेंगे। ज़हनी सेहत बहुत अहम है बहुत। और मेरा ख्याल ये है कि सिजेरियन और वजाइनल डिलीवरी बहुत अहम है, क्योंकि लोग इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और दे शुड नो दैट व्हाट इज वजाइनल डिलीवरी, दे शुड नो व्हाट इज सिजेरियन, दे शुड नो व्हाट टू चूज एंड दे शुड नो व्हाट नॉट टू चूज इन which